चलिए शुरू करते हैं। ये मौलिक अधिकार आखिर है क्या? देखिए, ये वो बुनियादी हक हैं, मतलब एकदम बेसिक, जी। जो किसी भी इंसान के लिए, आप कह सकते हैं उसके सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो बौद्धिक हो, नैतिक हो या आध्यात्मिक, जी। जरूरी माने जाते हैं। अच्छा। संविधान में सीधे सीधे शायद परिभाषा न दी हो, पर अदालतों ने, जैसे आपने गोलकनाथ केस का जिक्र किया था पहले, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक तरह से प्राकृतिक अधिकार हैं। प्राकृतिक अधिकार? हाँ, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। और इन्हें मौलिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के विकास की एकदम जड़ हैं, उसकी नींव हैं। और ये गारंटी देते हैं कि सरकार, मतलब राज्य, बिना किसी ठोस वजह के इनमें दखलंदाजी नहीं कर सकती। समझ गई। तो फिर संविधान में इनकी जगह कहाँ है? मतलब किस हिस्से में इनके बारे में बताया गया है? इसके लिए हमें संविधान का भाग 3 देखना होगा, पार्ट 3। भाग 3? हाँ, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ये पूरा खंड मौलिक अधिकारों के लिए ही है। और एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में 7 अधिकार थे। 7 थे? जी हाँ, 7। लेकिन फिर 1978 में 44वां संशोधन हुआ और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। तो अब 6 मुख्य मौलिक अधिकार हैं। अच्छा, तो अब 6 हैं। और ये शुरू होते हैं अनुच्छेद 12 से। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है ना? ये क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अधिकार हमें मिलते किसके खिलाफ हैं? राज्य के खिलाफ। हाँ, राज्य के ही खिलाफ डला गए। और साथ ही सारी स्थानीय संस्थाएं, जैसे नगर पालिका, पंचायत और कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो भारत सरकार के नियंत्रण में काम करती हो। तो दायरा काफी बड़ा है। हाँ, ये तो वाकई काफी व्यापक परिभाषा है। अच्छा, और फिर है अनुच्छेद 13। इसे शायद इन अधिकारों का क्या कहते हैं, एक तरह का सुरक्षा कवच कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अनुच्छेद 13 की सबसे बड़ी ताकत यही है। ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संसद बनाए या पहले से चला आ रहा हो, अगर वो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाता, अच्छा, या उन्हें कम करता है, तो वो कानून उस हद तक शून्य माना जाएगा, मतलब रद्द समझा जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और यहीं से अदालतों को वो शक्ति मिलती है जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू, हाँ। अदालतें कानूनों को इस कसौटी पर परख सकती हैं। और अनुच्छेद 13(3) में ये भी बताया है कि कानून या विधि में क्या-क्या शामिल है, जैसे कोई सरकारी अध्यादेश, आदेश, नियम, अधिसूचना, यहाँ तक कि कोई पुरानी रूढ़ी या प्रथा भी जिसमें कानून जैसी ताकत हो। अच्छा, मतलब सिर्फ संसद के कानून ही नहीं? जी नहीं, इसका दायरा काफी विस्तृत है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो अनुच्छेद 14 से 32 में फिर वो असल अधिकार दिए गए होंगे, जैसे समानता, स्वतंत्रता। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 14 से समानता का अधिकार शुरू होता है। बिल्कुल, शुरू करते हैं अनुच्छेद 14 से। हाँ, अनुच्छेद 14 ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या फिर कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ओके, कानून के सामने समानता और कानूनों का समान संरक्षण, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं पर शायद है नहीं। हाँ, बिल्कुल, इनमें थोड़ा फर्क है। देखिए, विधि के समक्ष समता, ये वाला आइडिया हमने ब्रिटेन से लिया है। ये थोड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कानून की नजर में सब बराबर, किसी को कोई खास छूट नहीं। अच्छा, कोई प्रिविलेज नहीं। सही। और दूसरी तरफ है विधियों का समान संरक्षण। ये अमेरिका से आया है। ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो लोग एक जैसी स्थिति में हैं, उनके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। मतलब समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, यूं नहीं कि सबके साथ बिल्कुल एक जैसा ही करना है। एकदम सही। ये तर्कसंगत वर्गीकरण, मतलब लॉजिकल ग्रुपिंग की इजाजत देता है, पर हाँ, मनमाने ढंग से नहीं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं शायद, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। हाँ हैं। वो इसलिए ताकि वो अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों का पालन ठीक से, बिना किसी डर या दबाव के कर सकें। अपने आधिकारिक कामों के लिए वो कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ अनुच्छेद 14 जो कानून के सामने बराबरी की बात करता है। अब आते हैं अनुच्छेद 15 पर। ये शायद समाज में होने वाले भेदभाव पर रोक लगाता है। हाँ, सीधे तौर पर। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से सिर्फ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सिर्फ शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। और ये दुकानों, होटलों या कुओं, तालाबों जैसी सार्वजनिक जगहों पर भी लागू होता है ना? बिल्कुल, उन जगहों के इस्तेमाल में भी इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बहुत जरूरी था उस समय के सामाजिक हालात को देखते हुए। लेकिन यहाँ भी तो कुछ अपवाद हैं,
जैसे महिलाओं, बच्चों या फिर पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की छूट। हाँ, ये अपवाद है और ये इसलिए रखे गए ताकि समानता का सिद्धांत और मजबूत हो। मतलब जो समूह ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं, जैसे महिलाएं, बच्चे या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको बाकियों के बराबर लाने के लिए राज्य खास इंतजाम कर सकता है, जैसे आरक्षण। अच्छा, तो ये पॉजिटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट है। समानता लाने के लिए कभी-कभी असमान व्यवहार भी जरूरी हो जाता है। हाँ, कह सकते हैं। हालांकि ये हमेशा बहस का मुद्दा रहता। सही। इसी तरह की समानता की बात शायद अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों को लेकर है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता मिलेगी। और यहाँ भी वही आधार है, धर्म, जाति, लिंग। हाँ, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास, इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। पर यहाँ भी तो कुछ छूट दी गई हैं, जैसे निवास स्थान की शर्त या आरक्षण। जी, संसद चाहे तो कुछ खास नौकरियों के लिए उस राज्य या क्षेत्र में रहने की शर्त लगा सकती है। और अगर राज्य को लगता है कि किसी पिछड़े वर्ग का सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। और धार्मिक संस्थानों के पदों के लिए भी कुछ है? हाँ, अगर कोई पद किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था से जुड़ा है, तो ये कहा जा सकता है कि उस पद पर उसी धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति नियुक्त हो। ये भी व्यावहारिक जरूरतें हैं। समझ गया। इसके बाद आता है अनुच्छेद 17। ये तो बहुत ही स्पष्ट है, अस्पृश्यता का अंत। बिल्कुल, ये अनुच्छेद छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है और इसे किसी भी रूप में मानना एक दंडनीय अपराध बनाता है। इसके लिए कानून भी है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा कदम था सामाजिक समानता के लिए। निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम। और फिर आखिर में अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत करता है। सही। राज्य, सेना या शिक्षा से जुड़े सम्मानों को छोड़कर कोई और टाइटल, जैसे पहले होते थे राजा, महाराजा, राय बहादुर, ऐसी कोई उपाधि नहीं देगा। और कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश से भी कोई उपाधि नहीं ले सकता। हाँ, बिना सरकार की सहमति के नहीं। और अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, भारत सरकार के तहत कोई भरोसे का या लाभ का पद धारण करता है, तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि, भेंट या पद स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन ये जो भारत रत्न या पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, इनका क्या? ये उपाधि नहीं है? ये अच्छा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, ये उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। ये किसी की योग्यता या सेवा को मान्यता देते हैं, ना कि कोई खास दर्जा। इसलिए ये अनुच्छेद 18 के खिलाफ नहीं है। अच्छा, तो कुल मिला के देखें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक ये संविधान में समानता लाने, भेदभाव रोकने और सबको बराबर मौके देने का एक बहुत मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। हाँ,